आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का अध्याय 5 देखेंगे। इस अध्याय का समझ को विकसित करेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये तीन चीज़ का यहाँ पे बात किया गया है। पिछले अध्याय में हमने देखा था ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद और कब्र के बारे में, मतलब किताबें और कब्र के बारे में देखा था। अब इस बार देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में, वो तो वेद का पहला पार्ट था, अब उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था और किस तरह से नगर डेवलप कर रहे थे। तो चुनाव का दिन, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो अगर आप चुनावी प्रक्रिया को समझेंगे तो हाल ही में यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि 80 साल से जितने भी ऊपर हैं, 80 साल से जितने भी ऊपर हैं उनको चुनाव देने जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर पे आके वोटिंग डलवाया जाएगा। अगर वो देना चाहते हैं तो देने जा सकते हैं, लेकिन अगर वे 80 साल से ऊपर हैं तो वो एलिजिबल हैं इस बात के कि उनको घर पे आके वोट लिया जाए। तो चलिए हम देखते हैं इस बुक का। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव, तो यहाँ देखिए 50 वर्ष लिखा है, ये 2000 क्या है डेडलाइन है, तो इसमें 24 ईयर्स जोड़ दीजिए तो 74 ईयर से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। किसके द्वारा चुने जाते थे? लोगों द्वारा, मतलब सरदार बनाया जाता था, उनको राजा बनाया जाता था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अगर याद होगा तो रामायण में अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसको कौन पकड़े थे? उनके बेटा, उन्हीं के बेटा राम जी के बेटा, मतलब पुत्र जो थे लव और कुश ने उस क्या घोड़े को पकड़ा था और बहुत सारे लोगों से लड़ाई किया था, सारे अपने चाचा लोग से लड़ाई किया था। तो उसी तरह का अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किए थे। एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, अगर कोई दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से क्या करना पड़ता था? लड़ाई करना पड़ता था। जैसे लवकुश ने रोका था तो क्या किए थे? राम के जितने भी सेना थे उससे वो लड़ाई किए थे। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे क्या है? ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद अगर कोई घोड़ा को नहीं पकड़ा तो जो नहीं पकड़े उनको क्या किया जाता था? यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी, जैसे क्या था? कृष्ण के सारथी थे ना, अर्जुन के सारथी थे कृष्ण भगवान, ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। मतलब उस समय यज्ञ में क्या करता था? वो विजय के बारे में बताता था कि राजा ने यहाँ जीत लिया, राजा ने वहाँ जीत लिया, राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, ये सब चीज़ का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियाँ और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता, मतलब बोर होना पड़ता था।
तो सिर्फ यज्ञ में बैठ के वो पूरी प्रक्रिया को देखते थे और राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो शिल्पकार होंगे, व्यापारी होंगे, जो थोड़े बहुत कृषक धनवान होंगे, वो क्या लाते थे, उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है ये उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है और बहुत ही बेकार चीज़ है शूद्र के बारे में, और इन्हें क्या माना जाता था, नीच माना जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। अब एक कह रहा है कि यज्ञ में कौन कौन लोग थे, तो सूची में कौन कौन होंगे, तो राजा आते थे और उपहार लाने के लिए तो बहुत सारे वैश्य लोग थे, मतलब उसमें कृषक हो गए हैं और व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, ये सब आते थे। फिर अन्य राजा भी आते थे और क्या था, पुरोहित लोग आते थे। तो इतने लोग थे और वैश्य में बहुत सारे लोग थे, है ना। तो इस तरह से सूची हो गया। वर्ण व्यवस्था के बारे में, और ये आज भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही घातक है। वर्ण व्यवस्था जो आज भी हम इन जंजीरों से जकड़े हुए, हम आज भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए अध्याय 4 में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित, ये क्या है, पुरोहितों द्वारा रचित है। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। तो इसमें क्या है, इस ग्रंथ में अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। तो अनुष्ठान के बारे में बताया गया है कि कैसे करेंगे, और सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग, शिकारी लोग। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। मतलब यही दो लोग जो थे क्या थे, वैभवशाली और धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या थे, निर्धन थे। और धनवान कौन कौन थे, कृषक और कुछ व्यापारी और पुरोहित तथा योद्धा। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण क्या है, ब्राह्मण। पहला वर्ण क्या है, और इसको कौन बांटे हैं, पुरोहित बांटे हैं। ब्राह्मण से थोड़ा सा ऊपर होता है। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, मतलब पढ़ना भी और पढ़ाना भी और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका था, दूसरा स्थान था शासकों का। शासकों का मतलब क्षत्रिय का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। तीसरे स्थान पे विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो यज्ञ करने का अधिकार किन्हें प्राप्त था, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये तो बहुत गलत था, लेकिन फिर भी उस समय यही प्रचलित था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, ये अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। क्षत्रिय और वैश्य अनुष्ठान कर सकते थे, और वह अनुष्ठान कराते कौन थे, तो पुरोहित लोग कराते थे। प्रायः औरतों का जितना ही शूद्र का दमित किया गया था, उतना ही औरतों को भी नीचा माना जाता था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। बताइए, शूद्र के समान माना गया, एकदम गलत था उस समय का। ये उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। उन्हें वेद पढ़ने भी
दिया जाता था। जब पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो जानेंगे नहीं, और जब जानेंगे नहीं तो हमेशा उनको क्या माना जाएगा, नीचा माना जाएगा। तो इस तरह से था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब क्या है, पुरोहित क्या कह रहे थे कि जन्म के आधार पर होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में शूद्र तो था ही, और ये एक अलग वर्ग था अछूत वर्ग, जो कुछ गलत काम करता था। काम तो ऐसे कोई गलत नहीं था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता था कुछ काम को। जैसे गांधी जी आज भी कहते हैं कि हर वो काम जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे वह छोटा और बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। तो देखिए हर वो काम, वो कितना अच्छा बात बोले थे कि हर वो काम जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। मतलब किसी को मारिए नहीं, पीटिए नहीं, चोरी डकैती नहीं कीजिए। अगर ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं वो गरिमामय काम है और हर काम से बराबर है। चाहे बहुत बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा गरीब होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, ठेला चलाते होंगे, तो वो गलत नहीं है, वो गलत काम थोड़े कर रहे हैं, किसी का थोड़े चोरी डकैती कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो वह काम किसी भी इंजीनियर और डॉक्टर के बराबर ही है। वह शरीर से मेहनत कर रहे हैं और इंजीनियर और डॉक्टर क्या है, दिमाग से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोनों मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही काम क्या है, गरिमापूर्ण है। अछूतों में अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। उन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। आज भी देखिए यही है, जो भी सब लोग को दफनाते हैं, जलाते हैं, उनसे आज भी लोग वहाँ जाके सबको उन्हीं के हाथ से जलना है, उन्हीं के हाथ से उनका नैया पार लगना है। लेकिन पूरे ज़िंदगी उनसे क्या होते हैं, पूरी ज़िंदगी उनसे दूर भागते रहते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करने में क्या होगा, मतलब कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब धर्म का क्या आएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत किया जाएगा। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा क्या थे, जो बाहर से कुछ राजा आते थे या अपने आप को स्वयं को क्या करते थे, पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने लगते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, तो मतलब जन्म को नहीं मानते थे सही। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब जन्म अब हम अछूत हैं और अछूत से ही पैदा हुए हैं तो अछूत कहला जाएंगे। हम वो ऐसा कोई काम करेंगे तभी ना अछूत होंगे, और काम पे भी क्यों होंगे। तो इसलिए जन्म और व्यवसाय ये दोनों से बहुत ही विरोध का स्वर उठना शुरू हुए थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र ये थोड़ा सा क्या है, बचा हुआ था। जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। पुरोहितों का प्रभाव क्या था, बहुत ही सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, तो देखिए इसी सब कारण से किया। वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि जब उन्हें दमित किया जाएगा, उन्हें नीचा माना जाएगा, तो वो तो विरोध करेंगे ही। तो जन्म के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, जितने भी आधार थे, इस आधार पे उन्हें क्या था, उन्होंने विरोध किया। जनपद महायज्ञों को करने वाला राजा, जन के राजा मतलब लोग के राजा ना होकर क्या हो गए, जनपदों के राजा हो गए। मतलब अब लोग कहीं चले जाएं, लेकिन ये ज़मीन हमारा, ये क्षेत्र क्या है, हमारा, और इस क्षेत्र में जो भी लोग आएंगे हम उसके राजा हो जाएंगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। अगले पृष्ठ पे क्या है, कुछ जनपद को दिखाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा याद कर लीजिएगा, ये ऐसे क्या हैं, ये ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे जनपद का अवशेष मिला है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। झोपड़ियों में रहते थे
मवेशियों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, ये तो शुरू से ही हो रहा था। ये क्या है? शुरू से ही हो रहा था। दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या तुम इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है, मतलब आरंभिक नगर का जो अध्याय 3 था उसमें कौन ऐसा फसल था जो यहाँ पे है और वहाँ नहीं था? तो क्या है हम लोग, वो फसल है गन्ना। वो फसल है गन्ना। तो गन्ना क्या है? उस समय गन्ना का कोई बात नहीं किया गया है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। लाल रंग के तो शुरू से ही होते आ रहे हैं, अब धूसर भी होने लगे थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये क्या कहते हैं? चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पे चित्रकारी की गई थी, आमतौर पर सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। चित्रित धूसर पात्र, देखिए ये चित्रित धूसर पात्र, इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। पतली सतह के हैं, क्या है? पतली सतह के हैं और सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पे महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मतलब महत्वपूर्ण लोग का भोजन दिया जाता था इसमें। भाग यहीं ख़त्म करेंगे और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय को आगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।